नाज़रीन आदाब, मैं शर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने देश को जिस तरह बोला जाता है कि डूबते जो होता है क्या बोलते हैं उसको, एक वो मिलता है सहारा देश को, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आज लास्ट राइड चल रही है, मतलब उनका अंतिम संस्कार होने वाला 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार होगा। उनको राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उसी के साथ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कल एक इल्ज़ाम लगाया बीजेपी पे कि उनको जो है एक अच्छी तरह से जो बोलते हैं कि घाट जो है उस पर उनका वो नहीं होने दिया है, लेकिन फिर भी उसके साथ ही अब मतलब जो कांग्रेस के लीडर हैं उनका ये भी कहना है कि अभी हम इस बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान की लास्ट राइड है जिसके बारे में सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के हर एक देश में उसकी इज्जत है और उसका सम्मान सभी करते हैं। और उनकी वजह से आज या कल भी अगर हम कह लें कि दुनिया के कई ऐसे लीडर्स हैं जो कि बहुत बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, उनके जो वो गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी उनके। और फिर अगर बात करें, आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा है और जो टाइम हो 11:45 पर उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनमोहन सिंह की बात की जाए तो देखा गया कि जब उनका निधन हुआ उसके बाद से ही पूरे देश विदेश में शोक की लहर उठ गई। बात की जाए अगर बीजेपी की तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि राजघाट पे उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह मांगी जा रही थी, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। हालांकि वो हक सरकार का होता है, लेकिन अब उनकी जो समाधि है या कह लें उनकी जो अंतिम संस्कार है वो निगम बोध घाट में जो दिल्ली में है वहाँ पे होना है, और इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। हालांकि कांग्रेस इससे पूरी तरह से खारिज कर रही है और उसका ये कहना है कि इस पे हम राजनीति नहीं करना चाहते। हालांकि बीजेपी तरफ से ये कहा गया है कि उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया जाएगा, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर राजघाट पे अगर जगह मांगी जा रही थी तो बीजेपी ने देने से क्यों इनकार कर दिया। देखा जाए तो हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें या फिर इसके पहले जितने अक्सर जो पूर्व प्रधानमंत्री गुजरे हैं उन सारे लोगों की समाधि राजघाट पे दी गई, लेकिन वही मनमोहन सिंह की जब बात आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पे इस देश को संभाला, वित्त मंत्री के तौर पर 5 साल इस देश को संभाला, और उनकी जब समाधि के लिए अगर राजघाट पे जगह मांगी गई तो बीजेपी की तरफ से नहीं गया, कह ले केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। वही देखा गया कि जब इनकी मौत की खबर सामने आई तो जेपी नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, सभी लोगों ने संवेदना व्यक्त की। लेकिन अभी जब उनकी समाधि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए राजघाट पर जगह मांगी गई है तो नहीं दिया गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी जो समाधि है वो राजघाट पर ही बननी चाहिए। इसी के साथ जो कांग्रेस के नेता है सिद्धू, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। सिद्धू ने कहा है कि जब इंसान चला जाता है तो उनके साथ सारे बैर मिट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीति हो रही है। मैं छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई ऐसा करता कि राजघाट पर जगह नहीं मिलती, वहाँ स्मारक नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता है? ये मसला पार्टी नहीं देश के इतिहास का है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक तरफ तो बीजेपी लगातार जो संवेदनाएं व्यक्त कर रही है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें, लेकिन वही दूसरी तरफ जब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जब हमने राजघाट पर जगह मांगी तो नहीं दिया, तो अपने आप में एक सवाल है। बिल्कुल सही बात है। देश के एक ऐसे लीडर जिन्होंने देश की इकोनॉमी को या जीडीपी को बात करें तो कहां से कहां पहुंचाया है। एक वक्त 1991 में एक तरह से देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी जो हमारी वो है क्या बोलते हैं जीडीपी, वो बिल्कुल गिर रही थी। उसके बाद वो आए और उन्होंने इस तरह से उसको आगे बढ़ाया कि 2014 तक हम 9 पॉइंट कुछ पे थे, लेकिन उसके बाद फिर 2014 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ नरेंद्र मोदी जी का। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा कहा जाता है और ऐसा हुआ भी है कि कुछ ऐसे फैसले किए गए जिसकी वजह से हमारे देश को आर्थिक तौर पे काफ़ी नुकसान हुआ। हम जीडीपी में गिर गए
नोटबंदी जब हुई उस दौरान भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था कि अब देखिएगा जीडीपी गिर जाएगी, और ऐसा हुआ भी है। और जिस तरह से हम देखें कि अभी जो उनका वो करना था अंतिम संस्कार, उसके बारे में जो चीज़ें चल रही थी, वहीं परसों रात में जब मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई है, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया था। उसके बाद कल वो उन्हें श्रद्धांजलि देने भी गए। उसके बाद में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी तारीफ़ की। लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। इसके बाद ही एक बीजेपी के लीडर हैं, उनका कहना है कि जो देश के प्रधानमंत्री थे, ना कि वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जो थे वो देश के प्रधानमंत्री थे, ना कि कांग्रेस के। कांग्रेस चाहती कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट के पास हो और वहीं उनका स्मारक स्थल बने, मगर सरकार ने कहा है कि इसके लिए उसे 3-4 दिन का वक्त चाहिए। फिलहाल उनका अंतिम संस्कार निगम बोध पर हो रहा है, मतलब अभी 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार होना है और उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उनकी जो डेड बॉडी है उसको ले जाया जा रहा है वहाँ पे, और उसके साथ कांग्रेस के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, या और भी बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं। और जिस तरह से हमने शायद कल देखा कि कल देश के जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं सारी पार्टियों के लोग वहां गए थे। हमने देखा कि हमारे यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी भी गए और बीआरएस के लीडर केटीआर भी गए वहाँ पे, और भी कई ऐसे लीडर्स वहाँ पे गए। तो उनकी जो उनका जो एक क्या बोलते हैं व्यक्तित्व था, वो जो एक क्या बोलते चेहरा थे, वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं थे, वो भारत के लिए थे। और जब भी कल कोई उनके बारे में कुछ बोल रहा था तो यही कह रहा था कि वो एक युग के थे और उनके बाद कोई दूसरा नहीं आ पाएगा, क्योंकि दूसरा शायद उस तरह से ना कर पाए। जिस तरह हमने देखा कि 2012 से ही, लास्ट से ही, जब से इलेक्शन के बारे में वो हुआ कि इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद से ही एक ऐसा नैरेटिव चलाया गया कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। लेकिन अभी जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं, जिस तरह से देश के जो हालात हैं, चाहे हम आर्थिक बात कर लें, नौकरी की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, हर चीज़ में देश किस स्थान पे है। लेकिन वहीं अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी जब उनकी डेथ हो जाती है, वो कहा जाता है कि जब इंसान जब अच्छा होता है जब उसकी डेथ हो जाती है। तो जिस तरह से बीजेपी के लीडर्स या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ एक चीज़ और उनके बारे में कही जाती कि मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, वो काम करते थे। वही कल एक लीडर हैं जिनका बयान आया है कि वो बोलते नहीं थे, काम करते थे, और जो बोलते हैं वो काम नहीं करते। और देखिए मनमोहन सिंह की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। एक शेर याद आता है कि एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। आज बात करने के टाइम भी पूर्व मनमोहन सिंह चले गए, इस देश के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। अगर बात करें इनकी काम की तो जितनी बात की जाएगी उतनी ही कम है। बिल्कुल सही बात है। अभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अंतिम यात्रा निकल चुकी है, उनको लेकर के निगम बोध पे जा रहे हैं और उनका अभी अंतिम संस्कार होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो ईडी ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर को एक समन भेजा है, जिसमें केटीआर, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार और एचएमडी के पूर्व मुख्य जो हैं BLN रेड्डी पर बीआरएस की सत्ता में रहने के दौरान फार्मूला ई रेस में अनियमितताओं आयोजित करने में, मतलब जो रेस आयोजित की गई थी उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताओं से संबंधित मामले में उनको समन जारी किया गया। उनको कहा गया कि आपको पेश होना है। बीआरएस यहाँ पे अगर हम तेलंगाना की बात करें तो बीआरएस के जो नेता हैं, जो फार्मूला ई रेस है उसको लेकर वो काफ़ी कानूनी पेच में फंसते जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो अभी उनको 2 और 3 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया गया है। वही इन पे जो PMLA जो है उस कोर्ट के तहत इन पे केस की सुनवाई चल रही है। पिछले कुछ महीनों से लगातार जो KT रामाराव हैं इस केस में फंसते हुए दिख रहे हैं, और फिर एक बार
जो ईडी है इनको समन जारी की है। अगर हम बात करें तो जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं अरविंद कुमार और एचएमडीए के पूर्व मुख्य अभियंता बीएनएल रेड्डी पर बीआरएस के सत्ता में होने के दौरान जो ई फार्मूला आयोजित करने के कथित अनियमितताओं से लेकर संबंधित इस मामले में मामला दर्ज किया गया था। अब वही 2 और 3 जनवरी को इनको फिर से पेशी के लिए फिर पहले जाँच के लिए बुलाया गया। लेकिन जिस तरह से मामला पहले भी उठा था और बीआरएस ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था, बीआरएस ने ये भी कहा था कि हमारी चीज़ों को हमारे ऊपर कहीं ना कहीं गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और एक बदले की राजनीति की तरह इसे लिया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अगर हुआ है कुछ इसमें गड़बड़ तो आपको पेश होना चाहिए और आपको उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। देखिए ये जांच का विषय है, कानूनी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। कानून यहाँ के प्रशासन करे, ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें या और भी जो तमाम जांच दल हैं उनकी बात करें तो वो उनका विषय है। वो जांच करने के बाद ये चीज़ें तय होंगी कि कौन मुजरिम है कौन नहीं है। ये काम कानून का होता है, हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 2 और 3 की तो इसके पहले भी देखा गया कि रेवंत रेड्डी माफ़ कीजिएगा जो के.टी. रामाराव है उनके तरफ से भी प्रक्रिया सामने आई। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा क्योंकि जिस पे आरोप लगते हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप बताते हैं, लेकिन अभी ये जांच का विषय है और जांच करने के बाद ही ये पूरी तरह से तय हो पाएगा कि इसमें कितनी हकीकत है कितनी सच्चाई। हालांकि कुछ लोग इससे राजनीति से जुड़े हुए देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से देश में इस वक्त एक ऐसा माहौल चल रहा है कि देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की अंतिम यात्रा चल रही, वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव में एक इंडिया गठबंधन बना था, उसमें आम आदमी पार्टी भी थी, उसमें कांग्रेस भी थी। लेकिन अब ऐसा नज़र आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दूरियाँ कुछ ज़्यादा होती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि हम और जितनी भी पार्टियां उन सब से मिल करके एक विचार करेंगे और इनके बारे में कुछ किया जाएगा। अजय माकन को अगर ये हटाते नहीं हैं, अगर अजय माकन को इन्होंने हटा दिया या उनको कोई सज़ा दे दी तो ठीक है, लेकिन हम अगर इन्हें वो क्या बोलते कांग्रेस अगर इन्हें हटाती नहीं है तो हम इंडिया गठबंधन से इनको बाहर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उसी बीच शिवसेना यूबीटी के एक लीडर हैं संजय राउत जिनका बयान सामने आया। उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हमारी लड़ाई किससे है। अगर हमारी लड़ाई एक दूसरे से है तो इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से तो हमें कहीं ना कहीं एक रहना होगा और अपनी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं इख्तलाफात हैं पार्टियों में, तो हमको वो दूर रख के एक अलायंस के साथ आगे बढ़ना होगा। और जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी अभी लिस्ट जारी नहीं कर रही है। बीजेपी लिस्ट जारी करेगी तब कहीं ना कहीं ये सामने आएगा कि ये लड़ाई कहाँ तक पहुँच सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले भी एक एलिगेशन लगा था कि बीजेपी के एक लीडर हैं जो कि पैसे बांट रहे थे, उनका ये कहना था कि ज़रूरतमंद लेडीज़ थी उनको मैं पैसे दे रहा था। इस पे दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था इस बात का और उन्होंने इलेक्शन कमीशन और कई जगहों पे उनकी कंप्लेंट की थी। लेकिन उसी दिन एक और चीज़ सामने आई थी कि एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी जिसके बाद उन्हीं की सरकार है और उस मंत्रालय उस क्या बोलते हैं ऑफिस की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया था कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने उन पर हमला बोला था और उस हमला बोलने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ें शुरू हो गई हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे। देखिए दिल्ली में जो इलेक्शन है उसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों एक दूसरे पर हमलावर है। संजय सिंह का जो बयान सामने आया है उनमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ये तय करना होगा कि उनका अपना दुश्मन कौन है और उनको ये भी नहीं भूलने की ज़रूरत है कि दोनों अलायंस के गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़े थे। और उन्होंने इसलिए इस बयान को दिया है क्योंकि देखा गया पिछले कुछ दिन पहले जो आतिशी हैं उन्होंने कांग्रेस के एक नेता हैं उन पे ये दावा किया कि इनको 24 घंटे के अंदर आप दिल्ली से बाहर निकालो नहीं तो हमारा गठबंधन टूट सकता है।
तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाया। इसी के साथ संजय सिंह ने ये कहा कि कांग्रेस इसलिए दिल्ली में बौखलाई हुई है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सत्ता से कांग्रेस को बेदखल कर दिया। कहा यह भी जाता है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस से दूरियां बनाई, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अभी तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता पर राज कर रही है। वही अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ से जो सूची है, जो कैंडिडेट की लिस्ट है, उसको जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। अब इसमें यह कयास लगाया जा रहे हैं कि जो भाजपा के जो मंत्रिमंडल है या फिर कह ले जो उच्च स्तरीय नेता हैं वो इस पर बैठक करके और हर एक विधानसभा पे अपनी मजबूती के साथ कौन उम्मीदवार किस कदर का है, किस लायक है, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, पुरानी उसकी तस्वीरें क्या है, उसके साथ वो उम्मीदवार को उतारने की रणनीति बना सकती है। वही देखा गया कि बीच में किस तरह से बीजेपी के एक नेता हैं प्रवेश, उन्होंने पैसा बांटते हुए उनके वीडियो वायरल हुए थे। जो लोग हैं वो बता रहे थे कि हमें पैसा 1100 रुपये मिले, लेकिन आतिश ने कहा कि ये पैसा इसलिए बांटे जा रहे हैं कि वोट खरीदे जा सके। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन संजय सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों आपस में तय कर ले कि उनका दुश्मन कौन है, और उन्होंने इस बात का भी संकेत इसलिए दिया है कि उनको भी डर है कि ऐसा ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़े और वहां पे दिल्ली में भी भाजपा राज्य में सरकार बना ले। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कुछ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, इसका नतीजा शायद ऐसा ना हो कि फिर दिल्ली में भी इसका असर पड़ने लगे। बिल्कुल, जिस तरह से संजय राउत ने कहा है कि हम राज्य स्तर पे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो हमें देश में एक साथ रहना चाहिए। जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना था और उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें हुई थी, जिस तरह मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी को कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैनेज किया गया। उसके बाद फिर हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ पहले गठबंधन की वो क्या बोलते कयास लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, लेकिन बाद में फिर कुछ सीटें थी जिसको लेकर के गठबंधन में प्रॉब्लम आ गई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहाँ फ़ायदा हुआ, क्योंकि गठबंधन में लड़ते तो हो सकता है सीटें और कम हो सकती थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को वहाँ पे एक भी सीट नहीं मिली। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ठीक ठाक प्रदर्शन किया। उसके बाद वहाँ पे सरकार बनी और उस सरकार में वो किसी भी मंत्रालय के लिए उसने मना कर दिया। वहीं बात हुई जब महाराष्ट्र चुनाव हो रहा था तो महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियाँ थीं, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस। कांग्रेस ने वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को दरकिनार किया और जो गठबंधन का जो नियम होता है, गठबंधन की जो बात होती है उसको फॉलो किया और जिस तरह से चुनाव लड़ा, वो वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बारे में एक लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन वहाँ पे फिर महायुति की सरकार बनी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें उसी दौरान झारखंड में भी चुनाव हुआ और झारखंड में चुनाव के बाद आप देख सकते हैं कि झारखंड में जेएमएम के साथ गठबंधन वाली सरकार बनी, उसमें कांग्रेस ने मंत्रिमंडल में जगह बनाई। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा कर रही, जिस तरह से इल्ज़ाम भी लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस कैंडिडेट्स को बीजेपी पैसा दे रही है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आप एक बड़ी पार्टी के खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं, आपको आए हुए भी 10 साल हुए हैं और बात अलग है कि 10 साल में आपने दिल्ली में राज किया है और आप अब इस वक्त पंजाब में भी हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि हम हरियाणा से हैं, केजरीवाल हैं वो हरियाणा का बेटा अपने आप को बताते हैं, तो हरियाणा में उसके बाद 2 बार चुनाव हो चुके हैं और आपको लोगों ने वहाँ पे दिखा दिया है कि आप क्या हैं। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आप गठबंधन में हैं तो आपको गठबंधन का दायित्व जो होता है उसको लेकर के चलना चाहिए, गठबंधन का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। और इस गठबंधन में कुछ चीज़ें आपके हक़ में होती, कुछ चीज़ें आपके हक़ में नहीं होती हैं। वो जनता तय करेगी कि कौन कितना ज़्यादा सीटें लेके आएगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी एक ऐसे पड़ाव पे खड़ी है जो कि कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का या वहाँ के जो राजनीतिक पंडित हैं जिनको बोला जाता है, उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अभी एक डर के माहौल में जी रही है। क्योंकि इससे पहले जब पहली बार आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही थी, जब पहली बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो वो डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी पे और वहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, उन पे बहुत हमले करते थे। लेकिन जब
रिजल्ट आया तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की वो की, लेकिन उसके बाद जब उनको अपोज किया गया तो उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद बोला कि हम कांग्रेस के साथ कभी सरकार नहीं बनाएंगे, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। और फिर उन्होंने खैर चुनाव लड़ा और वो जीत गए, दोनों बार जीते हैं। लेकिन इस बार उनकी राह इतनी आसान लग नहीं रही, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ केंद्र सरकार पे दोष देते रहते हैं, अरविंद केजरीवाल सिर्फ केंद्र सरकार से लड़ते रहते हैं, और अरविंद केजरीवाल सिर्फ एलजी साहब से लड़ते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल उस काम को नहीं करते जो काम उनके हक में है। जिस तरह से सड़कें टूटी हुई हैं, जिस तरह से पानी के मसले हैं, जिस तरह से वहाँ पे कूड़ा का मसला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के अंडर में है, लेकिन सरकार उन पर भी ऐसा कर रही है कि हम वो काम केंद्र सरकार का है वो केंद्र सरकार करेगी, और केंद्र सरकार से वो कहीं ना कहीं लड़ते भी रहते हैं। देखिए, आम आदमी की बात की जाए अगर, तो आम आदमी पार्टी से दिल्ली की एक ख़ास तबका जो जनता है वो भी नाराज़ है, और इसकी एक ही वजह है कोरोना और दिल्ली दंगा। दिल्ली दंगे में भी देखा गया कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हीं के पार्टी पार्षद पे सिर्फ आरोप लगे, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, वो जेल में गए। यहाँ तक कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली दंगों के बाद से अरविंद केजरीवाल ने हाल तक नहीं जाना, और उन्हीं की वजह से कई ऐसे लोग हैं जो आज भी जेलों में बंद हैं। कोरोना काल के दौरान भी देखा गया कैसे जो तबलीगी जमात है उसको लेकर, वहाँ पे जो मरकज़ है दिल्ली में, उस पे लेकर उन्होंने कई तरह की बातें की। तो इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर दिल्ली के जो खास तबका है वो भी नाराज़ है, और शायद इसी को भांपते हुए वहाँ पे एमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है, असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। और देखा जाए तो उन्होंने जिस तरह से ताहिर खान को टिकट दिया है उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए गए। हालांकि उनका पक्ष साफ है कि उन पे अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो देखा गया कांग्रेस भी दिल्ली में लगातार मजबूत होती जा रही है, और भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का टक्कर सीधा आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों से है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें तो इन दोनों पार्टियों का जो टक्कर है, इन दोनों पार्टियों की बात करें तो इन दोनों का सीधा टारगेट है भाजपा। तो आम आदमी पार्टी में अगर वोट बंटवारे होते तो शायद कुछ वोट कांग्रेस में जाए, लेकिन अभी अगर ये दोनों अलग लड़ रहे हैं और शायद अगर कांग्रेस थोड़ी अपनी कदम धीमी नहीं रखी तो इसका ज़्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। हालांकि देखा गया पिछली बार चुनाव में कैसे कांग्रेस ने फूंक कर कदम रखा था और इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को हुआ था। लेकिन केजरीवाल जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहे हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि इस बार भी देखा गया कुछ ऐसे नेता हैं जो उनके पार्टी से छोड़कर कांग्रेस में गए, तो वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन अभी जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वो आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता तय करेगी कि दिल्ली की गद्दी अब किसे देने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से दिल्ली में जो अभी काम चल रहा है, दिल्ली में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस के लीडर्स का ये कहना है कि अब के अरविंद केजरीवाल तो एमएलए पद की शपथ भी नहीं लेंगे, मुख्यमंत्री पद तो आप भूल ही जाएं, और अगर मुख्यमंत्री बन भी गए आप तो आपको आप किसी भी चीज़ पे साइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन अगर वही बात करें बिहार के, तो बिहार में इस वक्त स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। उनके धरने पर लाठीचार्ज किया गया, जिसको लेकर के राजनीति गर्म हो गई है। एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कह रहा है कि खान सर सिर्फ यहाँ पे पब्लिसिटी लेने के लिए आ रहे हैं, वो सिर्फ अपनी ये जो पूरा धरना हो रहा है इसको अपने ऊपर खींचना चाह रहे हैं कि ये धरना पूरा हमारे नाम से चले। वहीं दूसरी तरफ इस पर जो राजनीतिक लोग हैं वहाँ के राजनीतिक, वो भी इस पे कमेंट कर रहे हैं। कल बिहार के लीडर, आरजेडी के लीडर और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी वहाँ पहुँचे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में इस वक्त कोई भी सरकार नहीं, अच्छी या बुरी की बात नहीं, यहाँ तो औसत सरकार भी नहीं चल रही है। और जिस तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है, इससे यही लगता है कि यहाँ पे सरकार सिर्फ और सिर्फ यात्रा निकालने के लिए तैयार हो गई है, उसके बाद वो काम नहीं कर रही है। एक ऐसी सरकार जो अपने काम को देखने के लिए खुद यात्रा निकाल रही है, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने काम को देखने के लिए खुद यात्रा निकाल रहे हैं कि हमारे जो मंत्री हैं या हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कितना काम किया है और कैसे किया है। अब जिस तरह से बिहार में इस वक्त बीपीएससी पेपर को लेकर के 17वीं जो परीक्षा थी उसको लेकर के एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि ये दोबारा नहीं होगी। इसको लेकर के भी प्रोटेस्ट काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। वहीं खान सर की अगर बात करें तो खान सर रोज़ वहाँ जा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, इसी बीच बच्चों ने उनका विरोध किया है। खान सर के बारे में कहा जा रहा है कि खान सर कहीं ना कहीं अवध ओझा की
जो राह है उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था, उसी तरह से खान सर भी चाह रहे हैं कि अब हम इन सब चीज़ों से हट के थोड़ा सा लेविश लाइफ जीने के लिए राजनीति में जाएं। लेकिन वही कल भी हमने बात की थी कि यहाँ पे प्रोटेस्ट में जो बिहार में एक उभरती हुई पार्टी है पीके की जन स्वराज पार्टी, उसके एक लीडर आए थे जिनको वहाँ से भगा दिया गया और ये कहा गया कि आप अगर यहाँ पे एक नेता के तौर पे आए हैं तो आप यहाँ से चले जाइए, अगर आप यहाँ पे किसी अभिभावक यानी किसी पेरेंट्स के हिसाब से आए हैं तो आप यहाँ पे मौजूद रहिए। जिस तरह से पीके के बारे में बात की जाती है कि पीके बिहार के नीतीश को बिहार के क्या बोलते केजरीवाल बनना चाहते हैं, वहीं पीके जिस तरह से बात करते हैं पढ़ाई पे और रोज़गार पे, इन सब चीज़ों पे, लेकिन पीके इन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं। पीके इन स्टूडेंट से मिलने तक नहीं आए हैं। पीके के बारे में कहा जाता है कि पीके एक उभरती हुई पार्टी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो बिहार में कहीं ना कहीं बदलाव लेके बदलाव लेके आएगी। लेकिन पीके की पार्टी का वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। पीके के कैंडिडेट्स अगर आप देखें कि धरना स्थल पे जा रहे हैं तो उनका विरोध किया जा रहा है। शायद अगर इस तरह की चीज़ें चली तो मुझे नहीं लगता कि पीके ने जो एक बयान दिया था कि अगर हम 130 से 150 सीटें मिला तो भी हमें लगेगा कि हमारी पार्टी काम नहीं कर पाई है, तो मुझे तो लग रहा है कि अभी जिस तरह का माहौल है बिहार में उसमें तो पीके की 50 सीटें भी आना मुश्किल है। नहीं, अगर बिहार की बात की जाए तो देखा गया कि बिहार में प्रशांत किशोर के जो नेता हैं वो गए जब वहाँ पे गर्दनी बाग बच्चों से मिलने के लिए तो उनको काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ा। बच्चों ने ये कहा कि अगर आप पार्टी की तरफ से आए तो आप यहाँ से चले जाइए, आप एक पेरेंट्स के तौर पे आए तो ठीक है बैठे यहाँ पे। प्रशांत किशोर पे भी देखा गया कि वो कुछ दिन बाद अब बयानबाजी शुरू किए हैं। अगर आपको सच में बीपीएससी के जो छात्र है उनको लेकर चिंता है तो आप वहाँ पे बयानबाजी करने से पहले आप वहाँ पे जाए, ज़मीनी स्तर पे जाएँ, बच्चों से बात करें, या फिर आपके जो ऊपर जो लोग हैं उनसे बात करें। आप घर पे बैठे या बिहार में बैठे बयानबाजी करते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर आप नहीं मिलते। अगर मिलने की बात भी करते हैं तो कहीं ना कहीं सिंबल आपके पार्टी के दिखते हैं। आप एक नेता हैं, आप एक नेता को छोड़कर एक आम आदमी के तौर पर, एक पेरेंट्स के तौर पर जाएँ, बच्चों से मिले, की बात आगे रखे। वही अगर हम बिहार की बात करें तो देखा गया तेजस्वी यादव भी काफ़ी आक्रामक नजर आए। उन्होंने बिहार सरकार पे कई तरह के सवाल खड़े किए। इसी साथ उन्होंने ये भी कहा कि सवाल ये है कि बिहार में सरकार तो है लेकिन सरकार को चला कौन रहा है। आपने खान सर की बात की, बच्चों ने ये कहा कि खान सर इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिए हैं। तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी हैं। और हालांकि बीपीएससी ने भी जो कल की खबर सामने आई इसमें ये कहा गया कि बीपीएससी ने पूरी तरह से साफ तौर पर यह मना कर दिया कि हम दोबारा एग्जाम नहीं लेंगे। जिन सेंटर पे एग्जाम कैंसिल किए गए हैं उन्हीं सेंटरों पे एग्जाम वापस लिए जाएंगे। तो अभी देखा गया जो पप्पू यादव हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने 1 जनवरी को पूरे बिहार बंद करने का आह्वान किया था, लेकिन इसमें भी दो खैमा दिखा। खुद उनके सहयोगी दल राजद ने भी इस पल्ला झाड़ा। उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी के आला कमान है वो बोले उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने कहा कि वो उनकी अपनी सोच है, उनको भारत बंद करना हो तो करे, लेकिन पार्टी अखिलेश प्रसाद यादव जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके तरफ से कोई भी अभी इस पे प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वही अगर हम बात करें कि बिहार की राजनीति पे, तो अभी जिस तरह से बिहार में सिचुएशन बने हुए, जो स्थिति बनी हुई है, इसका असर कहीं ना कहीं पूरी तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे और जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उस पे पड़ सकता है। और जो विपक्ष है इसका पूरे जोरों शोर से इसका फायदा उठा सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लास्ट में होने हैं, लेकिन उसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी भी वहां पे तैयारी कर रही है, आरजेडी भी तैयारी कर रही है, जेडीयू भी तैयारी कर रही है, बीजेपी भी अपनी तरफ से तैयारी कर रही है और पीके की जन स्वराज पार्टी भी तैयारी कर रही है। लेकिन इस जो ये चुनाव होगा इसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हावी रहेगा और इस मुद्दे के हावी होने के बाद कहीं ना कहीं बिहार में आरजेडी को इसका फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है, कांग्रेस पार्टी को इसका फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। लेकिन उसके अलावा ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसको इसका फ़ायदा मिलता नज़र आए। लेकिन वहीं अगर बात करें बिहार पे जो चीज़ें चल रही हैं अभी, उससे हट के कल ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होने वाला है, उसको लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच रहे हैं और उसके बाद उनका पहुंच चुके हैं, उसके बाद उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और जिस तरह से जो टाइम दिया गया था उस टाइम से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कवर कर पाना, कितनी देर में वहाँ पहुँचना है, क्योंकि बाय रूट जाना होता है। और जब आपके साथ इतने सारे समर्थक हों और आपके साथ इतने सारे लोग हों, आपकी फैमिली,
और आप इतने बड़े लीडर हैं कि इसके लिए हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश पूरी दुनिया में लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोग उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा लीडर कहते हैं। बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने हिंदुस्तान की जो आर्थिक चीज़ें थी उनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। देखिए, मनमोहन सिंह की जो पार्थिव शरीर है उसको दिल्ली से पहले, जो दिल्ली का उनके घर के बाद दिल्ली का जो कांग्रेस का जो दिल्ली में मुख्यालय है वहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था। फिर उसके बाद अब जो घाट है वहाँ पे ले जाया गया। वहीं वहाँ पे खुद अमित शाह और राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं, सोनिया गांधी, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ साथ जो कांग्रेस के आलाकमान जो नेता है वो भी पहुँच चुके हैं। वहीं इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बयान सामने आया है, जो कि सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उचित सम्मान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम इस दुख की घड़ी में राजनीति नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने इसलिए ये कहा क्योंकि देखा गया कि उनकी जो समाधि है उसको लेकर, फिर कह अंतिम संस्कार को लेकर जो राजघाट पर जगह मांगी गई थी उसको न मिलने के बाद से जो कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी उस पर इन्होंने तंज कसा है और उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति न करने की बात कही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह से कांग्रेस ने उनको राजघाट पे अंतिम संस्कार करने के लिए ये परमिशन मांगा लेकिन नहीं दिया गया, तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि या हम भी आमतौर पर देखें तो जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री गुजर चुके हैं उनका वहीं पे अंतिम संस्कार यानी राजघाट पे हुआ है। वही अंतिम संस्कार के लिए अभी वक्त 11:45 मुकर्रर किया गया था, लेकिन इतने भारी संख्या में वहाँ पे लोग हैं इसलिए अभी देरी हो रही है। और अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम लोग वहाँ पे मौजूद है और काफ़ी हज़ारों की संख्या में वहाँ पे भीड़ है। और इसीलिए उनको देखने के लिए कांग्रेस की तरफ से जो दिल्ली में कांग्रेस का मेन मुख्यालय है वहाँ पर रखा गया था ताकि आम जनता जो है और कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है वो वहाँ पे देख सके। बिल्कुल सही बात है। इस तरह से एक बड़ा लीडर जब जाता है तो उसके लिए पूरा देश रोता है और पूरे देश की ये क्षति होती है और कहीं ना कहीं ये जो भरपाई होती है कोई और पूरा नहीं कर पाता है। और जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी ज़िंदगी में सादगी से काम किया, उनकी बेटियां भी पॉलिटिक्स में नहीं, उनकी बेटियां सब अलग अलग दुनिया में हैं और मतलब इस पॉलिटिक्स से हट के हैं, तो उन्होंने कभी भी इस लेगेसी को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। और वो जिस तरह से सत्ता में रहे तब भी एक सादा मिजाज रहे, कम बोलना, काम करना और चले जाना। इसको लेकर के बीजेपी में जो है बीजेपी ने उन पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी तनक़ीद की है। और जिस तरह से अभी राजघाट पर उनके अंतिम संस्कार की जब बात की गई तो उन्होंने 3-4 दिन का समय मांगा। 3-4 दिन का समय आसान नहीं होता है किसी की बॉडी को इतना रखना, क्योंकि उनकी डेथ परसों हुई थी रात में 9:30 बजे के करीब और कल का पूरा दिन, कल की पूरी रात और आज 12 बजने वाला है। अब उनका 12 बज चुका है, अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर और बाकी है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लग रहा है। लेकिन फिर भी एक डेड बॉडी को इतना लंबा नहीं रखा जा सकता है। कल ही शायद हो सकता था अगर उनकी बेटी यहाँ होती, लेकिन वो कहीं बाहर थी जिनको आने में थोड़ा समय लगा, वो शाम में वापस आई हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं देश में, लेकिन देश में किसी के मरने पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जब देश का इतना बड़ा लीडर जा रहा होता है तो उसके बारे में इस तरह की पॉलिटिक्स करना कि उसको राजघाट पर जगह नहीं दी जाएगी, उसके लिए 3-4 दिन का समय लगेगा, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को दुख पहुंचाती हैं। नहीं, बीजेपी को जब पता था कि उनकी श्रद्धांजलि देनी है या फिर जिस तरह से वो लगातार एक्टिव रहे, वो भी जो प्रक्रिया वो बता रहे हैं वो पहले कर सकते थे। इसी बीच खबर आई है कि जो बाइडन हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर और उन्होंने शांत, सौम्य और सोच समझकर किए गए फैसलों को लेकर उनको याद किया है। और इसी के साथ जो बाइडन है उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे उनकी आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने कल भी देखा कि एक वीडियो वायरल हो रहा था बराक ओबामा का। बराक ओबामा से जब पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री कैसे हैं, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है प्रधानमंत्री अच्छे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह मेरे ज़्यादा अच्छे दोस्त थे क्योंकि वो शांत स्वभाव से काम करते थे। तो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी अपने साथ एक ऐसी चीज़ अपने जाने के बाद एक ऐसी चीज़ छोड़ गए हैं जो देश के लिए, देश में उन नेताओं के लिए जो कि एक अगर कोई वार्ड का चुनाव भी जीतते हैं तो इतने हाईफाई रहते हैं वो, उनको कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की ज़िंदगी से, मनमोहन सिंह की जो ज़िंदगी थी प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, वो किस तरह रहे,
हालांकि वो पढ़ने के बड़े वो शौकीन थे, तो पढ़ते रहते ज़्यादातर, बहुत कम नज़र आना, किसी प्रोग्राम में बहुत कम जाना और किसी पे तनकीद ना करना। ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में एक बहुत गंदी चीज़ ये है कि एक दूसरे पे झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह कहीं ना कहीं सब चीज़ों से दूर रहे। आना, अपनी बात करना, चले जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जब भी कहीं बाहर से आते थे, 2014 में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं की थी। उसके बाद से देश के प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। एक चीज़ अगर बात की जाए तो मनमोहन सिंह की जो पहली ज़बान रही वो उर्दू रही है। कहा यह भी जाता है कि जब वो स्पीच देते थे तो अगर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह हो तो सोनिया गांधी अक्सर इंग्लिश में, तो मनमोहन सिंह उर्दू में स्पीच दिया करते थे। उनकी जो राइटिंग भी होती थी वो उर्दू में लिख कर जाया करते थे। राशिद किदवई जो हैं उन्होंने लिखा है कि उर्दू मनमोहन सिंह की पहली ज़ुबान रही है। जब भी मनमोहन सिंह को हिंदी में भाषण देना होता तो वो उर्दू के ही बड़े अक्षरों में लिखा होता था। तो ऐसा देखा भी गया एक बार जो सदन में जब आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी थे तो किस तरह से उन पे शेरो शायरी की गई। कहा यह भी गया कि आपको उर्दू अच्छी आती है और उसी के बुनियाद पे उन पे तंज कसा गया। उसके बाद से इन्होंने शायरी के अल्फाजों में ही उनको जवाब दिया। आपने भी कहा शांत स्वभाव के आदमी, तो उन्होंने खुद लिखा था कि हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। तो देखा जाता था कि एकदम खामोश शांत मिजाज के व्यक्ति थे और अगर विपक्ष भी उनसे कोई सवाल करे तो वो बिल्कुल खामोश बैठकर पहले सुना करते थे और बिल्कुल आराम से और एक अलग लहजे में वो उनका जवाब दिया करते थे। ना उनमें कोई आक्रोश दिखता था, ना किसी लाइन को पार करते हुए आप देखे होंगे बिल्कुल खामोश रहना। कहा यह भी जाता था कि कई बार तो सिर्फ उनका मौन रहना ही विपक्ष को जवाब मिल जाता था। बिल्कुल सही बात है नाज़रीन। जिस तरह से अभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार चल रहा है, थोड़ा सा डिले हुआ है चीज़ों में, इसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।